नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिफ्थ पार्ट के अंदर। पार्ट 5 के अंदर हम बैंक्स, रिस्क्स, मूडीज, इकरा, लोन्स पे बात कर रहे हैं और इकोनॉमी की खस्ता हालत में बात कर रहे हैं। बैंक्स को लेके जो नज़रिया है, जिस तरीके से रिवाइवल की उम्मीद की जा रही है, जिसमें बैंक को सेंट्रल रोल की तरह देखा जा रहा है, लेकिन बैंक्स खुद बहुत प्रिकैरियस सिचुएशंस के अंदर हैं, पहले से हैं, और उनकी हालत अब और वर्स हो गई है। तो एसेट क्वालिटी को लेकर इनकी क्या रेटिंग्स हैं, रेटिंग्स का क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये सारी बातें कर चुके हैं। चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसके जो फ्लिप साइड हमने देखा, किन सेक्टर्स वनरेबल थे, हमने आंकड़ों के लिहाज से प्री कोविड पोस्ट कोविड में हमने बात की पहले लेक्चर्स में, उनका ऐड करके हमने बताया, और एक्ट ऑफ गॉड पे हमने बात की है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमने कामत पैनल पे बात की थी, उनके जो मेंबर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, किस सेक्टर को कितनी मार पड़ी है, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आ रहा है, उसको थियोरेटिकल हिसाब से हमने देखा, एकेडमिक सेंस में देखा, इकोनॉमिक्स के सेंस में देखा। चलिए हम आगे देखते हैं। और हमने एसबीआई के केस स्टडी के तौर पे भी देखा, हमने किन सेक्टर्स को इश्यू ऑफ डेप्थ पे हमने बात की, वैल्यू टर्म्स जो इकरा ने कहा है, जिस तरीके से 10 ट्रिलियन रुपीस का या 8% लोन का जो है वो रिस्ट्रक्चर में चला जाएगा। मूडीज का कहना है कि 2012 से 19 के बीच में जो हालत थी, उससे हालत अब कुछ थोड़ी बेहतर है, बैंक थोड़े कॉशियस हो गए। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट है, उसने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है कि क्या दिक्कतें हैं बैंक्स के अंदर, कितने फ्रॉड्स बढ़े, कितने परसेंटेज बढ़े, और पिछले कुछ सालों में जो उनके अंदर जो शिफ्ट आया है वो कैसे आया, मंथ वाइज कैसे आया। मैंने पहले अपने डिटेल में बात की है, एक लेक्चर है इसका, आप प्लीज़ देखिएगा। इसके बाद बैंक मॉडल जो है, इस सब का क्या मतलब है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और जो लोन्स मिले हैं फाइनेंस को, रियल एस्टेट कंपनीज को, ये सबसे लार्ज शंख ऑफ बैड लोन्स के जो सबसे ज़्यादा रिस्क के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं। ये सरकार मान चुकी है, बैंक मान चुके हैं, और ये तो उठने को भी तैयार नहीं है। इन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए। इन सेक्टर्स की बहुत हालत खराब है, चिंताजनक है, और इसका जो रिpercussion पूरी इकोनॉमी के अंदर पड़ेगा, जॉब्स के ऊपर पड़ेगा, रिवाइवल के डिमांड कंडीशन, तो वो आप कल्पना से परे हो जाएगा कि जब बैंक्स की हालत है, जब कोर आपका धराशायी हो जाएगा, तो जो आपका जो इधर जो ये इस तरह के सेक्टर्स हैं, इन पे क्या भयानक स्थिति आने वाली है। इसके बाद हमने इकरा की बात की थी, उसके वैल्यू टर्म्स, किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग, उसका फ्लिप साइड, ये कैटलिस्ट की तरह देखा जा रहा है कामत कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है, जैसे फैक्टरिंग इन लिवरेज, लिक्विडिटी, डेब्ट सर्विसिबिलिटी, और उन्होंने डेट दी है। इनके मद्देनजर किनको फायदा होगा, किनको नहीं होगा, इसकी थोड़ी टफ कंडीशंस हैं, जिसको लेके जैसे एविएशन सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा इस पर शिकायत जताई है, होटल इंडस्ट्री ने इसमें थोड़ी खुशी जताई है, लेकिन इतनी खुशी नहीं जताई है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब चैलेंज जो है वो ये है कि इसका साइजेबल जो है वो अनटैप्ड जो है एक तरीके का, उसको कैसे रिकवर किया जाए, या वो एनपीए ना बन जाए, या बैड लोन ना बन जाए। उसके बाद उसमें जो होप जो होती है, वो कंजम्पशन पोटेंशियल इन द कंट्री कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे लोगों के हाथ में पैसा होगा तो किक स्टार्ट होगी इकोनॉमी, डिमांड जनरेशन होगी, जिससे कम से कम पहिया घूमे तो सही। स्टार्ट तो होगा, चलेगा दौड़ेगा तो बात की बात है, पहले घूमना शुरू तो करे, कहीं से उसमें जान तो आए। तो वो जो डिमांड होगा जनरेशन, वो कंजम्पशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, इसका एक अपना मैट्रिक्स बनेगा। उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे। जो स्टक कर दिया पेंडेमिक ने एमएसएमई सेक्टर, जो 30 से 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका तो जिक्र भी नहीं था। जो आपने जो रिपोर्ट थी जिसमें 23.9% का वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की थी, जिसमें इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमई को बाहर रखा था, उसके बावजूद जो इकोनॉमी थी वो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जॉब्स पे क्या हालत आने वाली है, पैंडेमिक ने क्या किया है। और जीडीपी की जो दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ने वाली हैं। मैंने बार बार कहा है, Q2 में आपको स्टेटिस्टिकली थोड़े लग सकता है कि बेहतर किया है, Q3 एक्सपोज कर देगा, और Q4 आपको बिल्कुल बता देगा कि आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। लास्ट 7 से 8 क्वार्टर्स के अंदर जो रिवाइव की जो उम्मीद भी है, वो सरकार को भी नहीं है। वो बैंकों के भरोसे चलना चाहती है, लेकिन बैंक पहले ही धराशायी हो रखे हैं, बैंक एक कुशन चाहते हैं। तो वो जो जिस तरह से इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में डिमांड ही नहीं है, तो वो एक साइकिल घूम ही नहीं रही है, घूमेगी भी नहीं। अगले 1-2 साल तक तो कितना कोलैप्स होगा, उससे एक तरह की टेक्टोनिक शिफ्ट, फाइनेंशियल सुनामी हम बात कर चुके हैं। इसको लेके क्या बैंकों के पास कोई कारगर स्ट्रेटेजी है या नहीं है। तो जो पार्ट हैं एसेट्स के, वो एंजॉय कर रहे हैं मोरेटोरियम। इसमें स्पेशल मेंशन दिया है जो रीपेमेंट जिनकी ड्यू थी 31 से 89 डेज के बीच में, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी कितने दिन से कितने दिन तक, तो 31 से 89 डेज तक, विच कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड रीस्ट्रक्चर्ड रादर अंडर न्यू गाइडलाइंस। ये इकरा का भी कहना है, और ये कामत कमेटी ने इसको स्पेसिफाई किया है। इसके बाद जो बात आती है कि मेथड क्या होगा कैसे रिवाइवल का, एटलीस्ट एकेडमिकली हम बात कर रहे हैं।
धरातल पे लाने के लिए सिर्फ बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत लोगों को साथ, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को साथ करना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से उसको टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा और दिन रात करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इकोनॉमी में जो भयावह स्थिति है, अभी सरकार खुद कह रही है जिस तरीके से अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो सरकार कह रही है कि आरबीआई ने कहा है कि हमेशा नहीं चलने वाला। मुझे बिल्कुल याद है कि रामविलास पासवान से जब ये पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि 46,000 करोड़ का खर्चा है, अगर हम फ्री में देंगे तो ट्रेनों के पैसे लिए गए हैं, 46,000 करोड़ आप नहीं दे सके। लेकिन अब ये जो एनपीए जाएगा, जो रीस्ट्रक्चरिंग में जाएगा, जो बैड लोन्स होंगे, भयावह कल्पना है। सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है और कोई औने पौने दामों पे भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को नहीं खरीद रहा है। आपने आईआरटीसी का जो टेंडर था उसकी डेट बढ़ाई है, आपने चौथी बार महाराजा सैलफ का डेट बढ़ा दिया है। तो कॉरपोरेट जो है वो इतना थ्रो अवे प्राइसेस पे भी पिक करने को तैयार नहीं है। सिर्फ दो कॉरपोरेट्स की इसमें थोड़ी सी क्वाट, आप हर बिजनेस पेपर रोज उठाएं, अडानीज अंबानीज के रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्टरी, खुशी देने वाले आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत बूम कर जा रहा है, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक्स में धरातल में बड़े बड़े प्लेयर्स धराशायी हो गए हैं। जैसे विस्तार एविएशन सेक्टर के अंदर, आप किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी लें, आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज मिल जाएंगी। उसके लिए एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहली नज़र में, आपको डेटा पे आप ग्लांस कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। और इसमें जो पीपीपी मॉडल की तरफ बढ़ गई है, सरकार ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है इंडियन इकोनॉमी के साथ कि प्राइवेट जो आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट के पैसे से ही अपना एक तरीके से तो वेल्थ क्रिएशन है, कैपिटल फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं होती है, तो वो उसी सेक्टर पे डिपेंड कर जाते हैं। ये अपने आप इनोवेशन इंडस्ट्रीज नहीं करते हैं। जिस तरीके से वेस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप नाम लीजिए, हम उस पर हजारों बातें कर सकते हैं, एप्पल हो, फेसबुक हो, अमेजोन हो, ये जितनी कंपनी, वॉलमार्ट हो, इनके जो मॉडल्स हैं, जो अलीबाबा का मॉडल है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें गई हैं, रिलायंस ने कुछ किया है लेकिन वो मोनोपोली की तरफ बढ़ गया, उसके अलग पैराडाइम शिफ्ट्स हैं फ्यूचर ग्रुप्स को खरीदने के बाद। तो इकोनॉमी के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। आपको बैंकों को, इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट को, फाइनेंस को, रियल एस्टेट को, इन सबको एक साथ मिला के आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके लिए ही इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं और ये इससे पावर्टी और फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं कि बैंकों को का गवर्नमेंट का विजन समझना होगा, उसके बाद उन स्कीम्स को धरातल पे लाना होगा। वेलफेयर की भावना प्राइवेट से उम्मीद की जा रही है, वो करेंगे। ऐसा हो जाए तो ये तो इट्स आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम देम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने 5 लेक्चर सुने, आपके सजेशंस वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।